नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र छिंपा जीके विद राकेश जांगीड़ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान में हम कर रहे थे मौलिक अधिकार। क्या कर रहे थे? मौलिक अधिकार। तो हम मौलिक अधिकार पे चर्चा कर रहे थे। मौलिक अधिकारों में कल हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 इन दो पे चर्चा की थी। अनुच्छेद 12 में तो राज्य शब्द को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया था। इसमें विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 13 3 पढ़ा था, उसमें था ये विधि शब्द, यानी कि राज्य को परिभाषित किया गया था, वो तो अनुच्छेद 12 में था। विधि शब्द को परिभाषित किया गया था, अनुच्छेद 13 3 में था। यानी कि अनुच्छेद 13 कहता था कि वो विधियां जो मौलिक अधिकारों को क्या करती हो? छीनती हो या अल्पीकरण करती हो, असंगत हो, वो क्या होगी? शून्य घोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य घोषित होगी। तो कल अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 यानी कि समता का अधिकार। समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और फिर आता है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आएगा आपका 23 और अनुच्छेद 24। दो अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है, तो वो आता है धर्म यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें दिया गया है शिक्षा, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 30 यानी कि ये दिए गए हैं। और एक था 31, आर्टिकल 31 था, ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये हम अलग से पढ़ेंगे, संपत्ति के अधिकार को। यानी कि संपत्ति का अधिकार इसको अलग से इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कौन सा अनुच्छेद हटाया गया है। यानी कि अनुच्छेद 31 तो हटा दिया, परंतु 31 को पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया। सारे यानी कि संपूर्ण अनुच्छेद 31 है उसको नहीं हटाया गया। 31A 31B ये भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संपत्ति के अधिकार की। सॉरी, संपत्ति का अधिकार नहीं, समता का अधिकार। किसकी? समता का अधिकार, ये पढ़ेंगे। तो समता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे आज हम। और सभी अनुच्छेद ऐसे ही पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे। यानी कि समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 के क्या है? तो अनुच्छेद 14 के वह अनुच्छेद 14 के वह कभी राज्य, देखो भारत की जब राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं ना, तब राज्य शब्द एक देश के संदर्भ में लिया जाता है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों, यानी कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों
राज्य क्षेत्र, यहां पे स्टेट आया है, ठीक है। राज्य भारत के क्षेत्रों को क्या कराएगा, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि के समान या विधि के यानी कि विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं कराएगा, वंचित नहीं करेगा। देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 को हम बेर एक्ट में पढ़ते हैं ना, तब दिया हुआ है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्रों में, यानी कि जो भी स्टेट है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसीलें हैं, मतलब जो भी है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कि कितने, एक तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, दूसरा से क्या नहीं करवाएगा, वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 दोबारा देखो, अनुच्छेद 14 कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 14 कहता है। परंतु विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता तो है नकारात्मक, विधि के समान संरक्षण यानी कि ये है सकारात्मक। अब देखते हैं कि ये सकारात्मक कैसे है और नकारात्मक कैसे है, ये देखते हैं। तो विधि के समक्ष समता, एक तो है विधि के समक्ष समता, एक है विधि के समान संरक्षण, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, ये दो दिए गए हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण पढ़ते हैं तो क्या है इसमें, विधि के समक्ष समता, इसमें क्या बेटा, ये क्या है, नकारात्मक है, क्या है, ये नकारात्मक है, और ये क्या है, सकारात्मक है। विधि के समक्ष समता है, ये डायसी था उसकी अवधारणा से प्रभावित है, यानी कि ये प्रभावित किससे है, ये प्रभावित है डायसी की अवधारणा से, यानी कि डायसी ने ये अवधारणा दी थी, ठीक है। और विधि के समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, अगर इनमें हम अंतर भी देखते हैं तो ये क्या है, नकारात्मक, ये क्या है, सकारात्मक। ये किससे प्रभावित है, डायसी से। विधि के समान संरक्षण है, ये किससे है, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब विधि के समक्ष समता है, ये तो कहता है सभी व्यक्ति विधि के समान है, कोई भी व्यक्ति वो विधि के क्या है, समान है, कोई विधि से ऊपर नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। यानी कि क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं, ऐसे लिख लेते, ऊपर नहीं, ठीक है। और
ये कहता है कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं, यानी कि यहाँ पे तो क्या है, विशेष अधिकारों का क्या है, उल्लंघन, यानी कि विशेष अधिकारों का यहाँ पे अनुपस्थिति। और ये कहता है विधि के समान संरक्षण, यानी कि विधि का समान संरक्षण है। ये धारणा कहती है कि समान व्यक्तियों के साथ, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, यानी कि असमान होगा तो उसके साथ असमान, समान होगा उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। यानी कि जो विधि के समक्ष समता है, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति हो कानून या विधि से क्या ऊपर नहीं है, चाहे वो क्या हो, गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, दोनों को क्या इक्वल समझा जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। यानी कि गरीब और अमीर दोनों को बराबर समझा जाएगा, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ क्या है, विशेषाधिकारों का, विशेषाधिकारों की क्या है, अनुपस्थिति। और ये समान के साथ समान व्यवहार, यानी कि असमान के साथ असमान व्यवहार होगा। ये असमान के साथ असमान, यानी कि यहां विशेषाधिकार, विशेषाधिकार उपस्थित है और यहां विशेषाधिकार उपस्थित नहीं है। दोबारा देखते हैं, अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण या विधि के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता नकारात्मक अवधारणा है, विधि के समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी अवधारणा नकारात्मक है कौन सी सकारात्मक है, तो विधि के समक्ष समता है जो क्या नकारात्मक है, विधि के समान संरक्षण है ये क्या है, सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। प्रभावित किससे है, तो डायसी की अवधारणा से प्रभावित है, यानी कि डायसी की अवधारणा, डायसी की जो देन है। प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 14 है उसमें डायसी की देन, या कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें डायसी की देन है, तो डायसी यानी कि विधि के समक्ष समता है ये है। और ये प्रभावित है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है विधि के समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण। ठीक है, और विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता क्या कहती है, विधि के ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति हो विधि से क्या नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब इक्वल समझे जाएंगे। यानी कि विधि के समक्ष समता है उसमें तो क्या है, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, और विधि का समान संरक्षण है उसमें क्या है, विशेषाधिकारों की उपस्थिति है। यानी कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण में ये अंतर किया। और विधि के समक्ष समता है, जो विधि के समक्ष समता है ये क्या कहती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो कानून के क्या समझे जाएंगे, समान समझे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो यानी कि कानून के समक्ष क्या है, समान है। अब कानून के समक्ष समान है, किसी ने कत्ल कर दिया किसी का, चलो कत्ल नहीं तो किसी ने चलते व्यक्ति के थप्पड़ मार दिया,
थप्पड़ मार दिया तो कानून के समक्ष क्या है, समान है। ठीक है, ये व्यक्ति जा रहा था, इसके क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया, कोर्ट में ले गए, भाई कानून के समक्ष क्या समान है, तो मतलब थप्पड़ मारा है उसको भी वैसा ही कानून मिलेगा, उसको भी वैसी सजा मिलेगी, और जिसने नहीं मारा है उसे भी वैसी सजा मिलेगी। तो मतलब इसलिए ये नकारात्मक है। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पे बताया मैंने आपको। ये अनुच्छेद 14। एक वाद आता है शिव शंकरवाद। शिव शंकरवाद, शिव शंकरवाद में कहा गया था कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है। इनका उद्देश्य समान न्याय, यानी कि इनका उद्देश्य है इक्वल है, इनका उद्देश्य एक सा है, मतलब एक सौ उद्देश्य क्या है, मतलब क्या ये भी न्याय देना चाहता है और ये भी न्याय देना चाहता है। ठीक है, देखते हैं। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, और या विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण, इनका उद्देश्य है जो क्या है, उद्देश्य समान है, यानी कि उद्देश्य इनका क्या है, समान उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, समान है, यानी कि वो है न्याय उपलब्ध कराना। वो क्या है, न्याय उपलब्ध कराना। यानी कि जो हमने ये पढ़ा था, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इनका उद्देश्य तो समान ही है। इनका उद्देश्य तो न्याय प्राप्त, यानी कि न्याय उपलब्ध करवाना है, विधि के समक्ष समता का और विधि के समान संरक्षण का। ये किस वाद में कहा गया? अगर ऐसा पूछा जाए प्रश्न कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का उद्देश्य, यानी कि समान उद्देश्य है न्याय उपलब्ध कराना, तो किस वाद में कहा गया था? वो वाद था शिव शंकरवाद। ठीक है, वो वाद कौन सा था? शिव शंकरवाद। उसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद। अपवाद कौन से हैं? एक अनुच्छेद पढ़ेंगे 361, एक अनुच्छेद आएगा आपका 100, हाँ जी सर, यही 2 मिनट। एक अनुच्छेद आ जाएगा आपका 105, और एक आएगा 194, और आर्टिकल आएंगे 15(3), 15(4), 15(5). एक बार इतनी कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट, मैं अभी आया।
तो हम अनुच्छेद 14 के अपवाद कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ बीच में। तो अनुच्छेद 14 पढ़ रहे थे हम। अरे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 के अपवाद। तो अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से अनुच्छेद देखे? वैसे तो बहुत से हैं, अनुच्छेद 61, 361 और 105 अनुच्छेद और 194 अनुच्छेद, अनुच्छेद 15(3), 15(4) और 16(4) ये भी कर लो, क्योंकि ये शिक्षण संस्थानों में है, ये सरकारी नौकरियों में है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद अपवाद में अनुच्छेद करते हैं, वो है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख यानी कि राज्यपाल और राज प्रमुख, ठीक है, राज प्रमुख को ये संरक्षण क्या उपलब्ध कराया जाएगा? संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद है। और ये क्या कहता है? राष्ट्रपति जो भारत का क्या सर्वोच्च नागरिक है, और राज्यपाल और राज प्रमुखों को क्या दिया जाएगा? संरक्षण उपलब्ध किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद है। अब आप सोचोगे कि ये राज प्रमुख पद कहां से आ गया? राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये राज प्रमुख कहां से आ गया? तो हम देखते हैं कि राज प्रमुख ये जो शब्द है ना, राज प्रमुख शब्द, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तब उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था तब राज प्रमुख था। इसे क्या 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कर ये अलग से लिख देता हूं आपको, क्योंकि बेयर एक्ट पर पढ़ते हैं ना, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण अनुच्छेद 361 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 का अपवाद माना जाता है जो, तो ये राज प्रमुख शब्द है जो क्या 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। तब राज प्रमुख शब्द को क्या कर दिया? लोप कर दिया। राज प्रमुख शब्द को क्या कर दिया? लोप कर दिया। यानी कि इस शब्द को हटा दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अनुच्छेद 361 कहता यही है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, इनका क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। अब अनुच्छेद 361 आगे क्या कहता है? अनुच्छेद 361 एक देखते हैं, 361 एक, अनुच्छेद 361 एक ये कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, अब ये नहीं पढ़ेंगे, राज प्रमुख, ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब ये पद पे हो उस समय कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है, या जिस शक्ति का ये प्रयोग करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 361 एक ये कहता है कि
जो कर्तव्य, जो शक्तियों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, इनके लिए क्या है, न्यायालय में, किसमें, न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। अब देखो अनुच्छेद 361 एक क्या कहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल क्या होंगे, अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए या शक्तियों का पालन करते हुए या बाद में करेंगे तो क्या नहीं होंगे, ये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे कि इन्होंने क्या कार्य किया था, इन्होंने कौन सी शक्ति प्रयोग की थी, क्या किया था, ये मतलब क्या, उत्तरदायी नहीं होंगे। अनुच्छेद 361 एक ये कहता है। अब अनुच्छेद 361 एक ये कहता है, तो आर्टिकल 361 दो और आर्टिकल 361 तीन, आर्टिकल 361 4, ये और देखते हैं। आर्टिकल 361 दो, ये तो दंडिक कार्यवाही, और अनुच्छेद 361 4 सिविल कार्यवाही, सिविल या इसे दीवानी कार्यवाही बोल सकते हैं, सिविल या दीवानी, दीवानी कार्यवाही, ठीक है। और ये कहता है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी या फिर जो गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी सही है, ठीक रहेगा, या कारावास लिख सकते हो, कारावास, ठीक है। ये तो दंडिक कार्यवाही, अनुच्छेद 361 एक क्या कहता था, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, संरक्षण दिया गया है, किसके प्रति, यानी न्यायालयों के प्रति क्या नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। अनुच्छेद 361 एक कहता है। अनुच्छेद 361 दो क्या कहता है, दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, किनके प्रति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, यानी कि दंडिक कार्यवाही नहीं होगी, ये अनुच्छेद 361 दो कहता है। अनुच्छेद 361 तीन, अनुच्छेद 361 तीन क्या कहता है, गिरफ्तारी या कारावास, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है, अपने पद पे होते हैं तब क्या नहीं करेंगे, इन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, इन्हें कारावास नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 361 तीन कहता है। और अनुच्छेद 361 दो क्या कहता है, दंडिक कार्यवाही। अनुच्छेद 361 चार क्या कहता है, अनुच्छेद 361 चार, अनुच्छेद 361 चार कहता है सिविल या दीवानी कार्यवाही, सिविल या दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, परंतु 2 माह पूर्व क्या देना पड़ता है, नोटिस, यानी कि 2 माह पूर्व क्या देना पड़ता है, इन्हें नोटिस देना पड़ता है, यानी कि 361 दो दंडिक कार्रवाई, इसमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाता है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार से दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। 361 चार चार क्या कहता है, सिविल या दीवानी कार्यवाही, सिविल या दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, परंतु 2 माह पूर्व क्या दिया जाना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए, नोटिस देंगे उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाएगी। 361 तीन कहता है कि गिरफ्तारी या कारावास, यानी कि गिरफ्तार करके जेल वगैरह में नहीं भेजा जा सकता है जब राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या हो, अपने पद पर हो, ठीक है। तो हमने अनुच्छेद 361 एक बड़ा सा अच्छा सा अनुच्छेद था, इंटरेस्टेड टॉपिक था अनुच्छेद 361, यानी कि
याद रखना, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख दिया गया है। राज प्रमुख शब्द को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोप कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? लोप कर दिया गया है। किस शब्द को? राष्ट्रपति राज प्रमुख शब्द को। 361 एक क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के कर्तव्य और शक्ति का क्या करेंगे? पालन करते समय न्यायालय क्या है? उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद में 361(2) कहता है कि दंडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। दंडिक कार्यवाही किनके विरुद्ध? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जाएगी। 361(3) क्या कहता है? गिरफ्तार नहीं कर सकते, जेल नहीं भेज सकते। किनको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। आम नागरिक है उनसे ज्यादा क्या है? इन्हें शक्ति प्राप्त है। आगे हम संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं। उसी में ऐसा अपवाद दिया गया। और अनुच्छेद 361(4) क्या कहता है? सिविल या दीवानी कार्यवाही करते समय, अगर सिविल या दीवानी कार्यवाही करते हैं तब क्या 2 माह पूर्व क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ये नोटिस सिर्फ 361(4) में दिया गया। याद रखना है, ऐसा ना हो जाए कि दंडी की जगह सिविल कर दें और सिविल की जगह दंडी, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं अनुच्छेद 105। ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? ये है संसद से संबंधित और ये है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल से संबंधित। ठीक है। मतलब के संसद के सदस्यों को क्या है? विशेषाधिकार है इसमें, विशेषाधिकार। यानी कि आम नागरिक है ना, आम नागरिक हम हो गए, जैसे आम नागरिकों के बावजूद क्या संसद में जो भी, संसद में कौन? लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 सदन है। ठीक है, याद रखना है, संसद में 2 सदन है। राज्य विधानमंडल में भी क्या है? विशेषाधिकार दिया गया है। आम नागरिकों के मतलब इनसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि इन्हें पद पर रहते हैं तब इन्हें क्या है? कारावास वगैरह में नहीं भेजा जाता है। संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। वो दिया गया आपका अनुच्छेद 105 में और अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल में। यानी कि अनुच्छेद 194 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दिया गया। ठीक है। इसमें इतना ही है, संसद और राज्य विधान। इतने याद रखना है कि संसद, इतना याद रख लेना, संसद 105, राज्य विधानमंडल 194, बस। क्योंकि राज्य विधानमंडल है उनके सदस्यों को विशेषाधिकार है अनुच्छेद 194 के तहत, और संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है वो 105 के तहत। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 तो है शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में विशेषाधिकार। अनुच्छेद 16 है सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। ठीक है, इतना ही है। यानी कि अनुच्छेद जब आर्टिकल हम 15 करते हैं और आर्टिकल 16 करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? ये हम 15 और 3 कल करेंगे ना, तब डिटेल से करेंगे, आपको डिटेल से बताऊंगा। आज थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि 15(3) क्या है? महिलाओं और बच्चों यानी कि स्त्रियों और बच्चों को क्या विशेषाधिकार दिया गया है, यानी कि इनके लिए मतलब विशेष उपबंध कर सकती है। ठीक है, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, इसलिए कोई मतलब रोकेगा नहीं, निवारित नहीं करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में भी कैसे? जैसे अनुच्छेद 15
4 कहता है ओबीसी SC ST इनको आरक्षण दिया गया। 16 क्या है, 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, सरकारी नौकरी में विशेषाधिकार 16। 4 स्पष्टता कहता है ओबीसी SC ST इनको क्या है आरक्षण दिया गया है। और 16 ये भी कहता है कि SC ST है इनको मतलब क्या है वरिष्ठता के आधार पे भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि आज हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा है। अनुच्छेद 14 यानी कि समता के अधिकार में आता है। समता का अधिकार, समता के अधिकार में एक अनुच्छेद पढ़ लिया, अनुच्छेद 14 आपको इतनी अच्छी तरीके से बता दिया। अनुच्छेद 14 कहता है राज्य, भारत के राज्य क्षेत्रों विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण से क्या वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण यानी कि दो बातें करता है। विधि के समक्ष समता है जो नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये डायसी की देन है, ये यूएसए की उदाहरण से प्रभावित है यानी कि यूएसए से प्रभावित है। विधि का समान संरक्षण है जो, और कोई व्यक्ति क्या है विधि से ऊपर नहीं होगा, कानून के समान सब व्यक्ति क्या है कानून के समान होंगे इनमें। यानी कि विशेषाधिकारों की क्या है, विशेषाधिकारों की क्या है इसमें अनुपस्थिति है। यानी कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, परंतु इसमें विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति नहीं है। यानी कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान के साथ असमान। ऐसा नहीं होगा कि गरीब है और अमीर है, गरीब के साथ अमीर के जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी कि गरीब है उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, जैसे अनुच्छेद कुछ अनुच्छेद क्यों वैसे भी आरक्षण है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं उसी के हिसाब। यानी कि जो लंगड़ा क्या जो भी मतलब जिसके हाथ पैर नहीं है वो या फिर आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उन्हें क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरी यानी कि वो क्या है असमान है। जैसे मैं हूँ, मेरे मेरे मतलब सही है, मुझे दिखाई देता है सब कुछ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे को उस कोई आरक्षण नहीं है। मेरे के साथ क्या समान के साथ समान व्यवहार। यानी कि कहने का मतलब यही है कि असमान के साथ असमान और समान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने किया है शिव शंकरवाद। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे वाद है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल आरपीसी के द्वारा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनमें तो स्पष्टता दिखे जाते हैं ये प्रश्न। देखो, विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण, इसका उद्देश्य क्या है, समान उद्देश्य है, वो है न्याय उपलब्ध कराना। ये किस वाद में कहा गया था, शिव शंकरवाद। ऐसे याद कर लो कि शिव जी यानी शिव और शंकर दोनों ही नाम शिव के हैं। तो ये क्या है, शिव भगवान है, ये क्या है सबको क्या देते हैं समान, मतलब सबको समान रखते हैं यानी कि समान न्याय। यानी कि ये क्या है सबको समान न्याय देते हैं। शिव भगवान है जो क्या है, शिव भगवान है जो क्या करते हैं सबको समान न्याय उपलब्ध कराते हैं। यानी कि समान न्याय की बात की गई थी, विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण का समान न्याय की बात की गई थी। तो वो किस वाद में, शिव शंकर वाद। यानी कि शिव भगवान है वो क्या करते हैं सबको समान न्याय उपलब्ध कराते हैं। फिर अनुच्छेद 14 के अपवाद देखे, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194 ये पढ़े थे। अनुच्छेद 361 को हमने क्या है अच्छी तरीके से पढ़ा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुखों को संरक्षण होगा और राज प्रमुख शब्द को क्या है 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया है, लोप कर दिया गया है। और अनुच्छेद 361 एक कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की कर्तव्य या शक्ति का प्रयोग करते समय या आगे जब भी प्रयोग करेंगे तो क्या है न्यायालय के प्रति, किसके प्रति, न्यायालय के प्रति क्या नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। अनुच्छेद 361 2 कहता है दंडी कार्रवाई, अनुच्छेद 361 3 कहता है गिरफ्तारी या कारावास। राष्ट्रपति या राज्यपाल है इनका क्या, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें कारावास में नहीं भेजा जा सकता। अनुच्छेद 361 4 कहता है सिविल या दीवानी कार्यवाही करते समय क्या 2 माह पहले नोटिस दिया जाएगा फिर किया जाएगा। आज इतना ही। अनुच्छेद 14 को विस्तृत रूप से पढ़ा है। इसी तरीके से मैं आपको अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 यानी कि पूरा भारतीय संविधान इसी तरह कराऊंगा। एक एक अनुच्छेद चाहे कितना भी समय लग जाए मैं एक एक अनुच्छेद
एक होंगे या दो होंगे, जितने भी होंगे मेरे से जितना भी प्रयास होगा मैं आपको बहुत अच्छा कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।